हाँ, माता पिता ने पढ़ाई पे बहुत जोर डाला कि अच्छी जगह से पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी को मुझे लगता है 2 महीने मुझे लगे होंगे 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा था एनसीईआरटी। अच्छा, स्पीड में पढ़ा था तो समझ में आ रहा था। पर उससे पहले आपने बताया कहीं से कोचिंग लिया था, फिर कोचिंग भी आपने छोड़ दिया है ना, तो क्यों कोचिंग छोड़ा आपने और कोचिंग लिया था फिर छोड़ा क्यों? एज 21 ईयर्स 4 मंथ्स थी उस टाइम, तो मैं सिर्फ 21 ईयर्स के पोस्ट के लिए ही एलिजिबल। मैंने धीरे धीरे करके एनसीईआरटीज मंगाई, एक ही बार में सारी एनसीईआरटीज मार्केट से नहीं मंगवा ली। नया कि पुराना, ये कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स की पढ़ा था। अगर कोई एस्पिरेंट है जो फ्रेशर है बिल्कुल और उसका बैकग्राउंड जो है कि वो नहीं है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट, तो वो कैसे इकोनॉमिक्स को अच्छा कर सकता है? कुछ रिसोर्सेस मेंशन करें आप। इंटेलिजेंस गेस होते हैं, तो इंटेलिजेंस गेस कैसे एस्पिरेंट करे कि हाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है? एनसीईआरटी मैंने एक बार रीड किया, दूसरी बार मैं उस पर हाईलाइटर लगा दिया और तीसरी बार में मैं बस वो हाईलाइटेड पार्ट्स को पढ़ लेती थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बनाए थी, या बीच में कोई टेस्ट सीरीज लगा लिया तो वापस अपने नोट्स पे जाती भी थी देखने की मैंने क्या लिखा है और गलती क्या हो गई मेरे से। यहाँ पे आ तो गए हम दोनों सेम ही लेवल पे ना वापस, तो सर और इसमें कहीं ना कहीं आर्ट्स ह्यूमैनिटी वालों को फायदा है नॉन बीटेक वाले से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है। कोई एग्जांपल देकर बता सकते हैं कि जिससे कोई स्टैटिक और करंट कैसे रिलेट करे स्टूडेंट? मैंने बिहार के लिए थोड़ा थोड़ा बाहर से डाला था, जैसे मैगजीन मैंने यूज़ किया था। कौन सा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपने कैसे किया था? ये सब शौक वगैरह से बचने के लिए मेंस आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए, घर पे ही लिखते रहना चाहिए, ताकि वहाँ जब लिखे तो लिखते चले जाए। मैं कहती थी कि किसी तरह इन सब के एग्जाम्पल्स डालूं, ताकि जब एग्जामिनर वो पढ़े तो उन्हें अच्छा लगे कि इतना भी सोचा जा सकता है इस टॉपिक के बारे में। एनसीईआरटी को ये नहीं कि वो लोअर लेवल की किताबें हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, हमने ये भी देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और कैंडिडेट वीडियो में। आज हमारे साथ निहारिका सिन्हा मैम हैं। 68 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया तो उसमें मैम को जो सर्विस अलॉट हुआ है असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर यानी कि एडीएमओ के पोस्ट पे मैम का सिलेक्शन हुआ है। मैम का एज काफ़ी कम है, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या जर्नी रहा है, क्या इंस्पिरेशन रहा है, क्या मोटिवेशन रहा है और किस तरीके का इनका स्ट्रगल रहा है और किस टाइप का कंटेंट था, क्या बुक लिस्ट था, किस टाइप का नोट्स इन्होंने फॉलो किया था, कोचिंग का मतलब कितना इंपॉर्टेंस रहा है नहीं रहा है, और जो आप 78th बीपीएससी की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सितंबर में जो पेपर होने वाला है 38 सितंबर को, तो अभी से आप लोग किस तरीके से ये 7 साढ़े 7 महीने में किस तरीके से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा, कैसे टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू सो मच। थोड़ा ब्रीफली बताएं अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम निहारिका सिन्हा है और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। सर, मैंने अपनी 10th की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से की थी। मैंने 10th स्टैंडर्ड में 94% हासिल किए थे। उसके बाद मैंने 12th नॉट एडेम एकेडमी से किया, पीसीएम से। उस टाइम मुझे 91% आए। उसके बाद मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पटना वुमेंस कॉलेज से। उस टाइम मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था और कॉलेज के दौरान ही मैंने एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखा था। कौन सा लैंग्वेज सीखा था? सर, मैंने कोरियन लैंग्वेज सीखा है कॉलेज के दौरान। और सर, मेरा कॉलेज के दौरान सीजीपीए 9.5 रहा था। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2022 में फॉर्म डाला और 24 में मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब कि बेसिकली कहा जाए कि आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही है ना? हाँ सर, जितना पढ़ा उस हिसाब से ठीक है। सही रहा। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था आपका मीडियम और अटेम्प्ट तो आपका फर्स्ट ही था? मीडियम क्या रखा था आपने? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री रहा था। ओके, अब तो ऑप्शनल पे ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। थोड़ा बताएं आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कि मैं आपके पिताजी के साथ नीचे बैठा हुआ था, डिस्कशन कर रहा था, तो काफ़ी स्ट्रगल रहा उनका, है ना? मतलब कि इलेक्ट्रिशियन का शुरू में काम करते आप लोग, आपको पढ़ाया, आपकी छोटी सिस्टर उनको भी काफ़ी अच्छे वही नोटर डैम से वो पढ़ा रहे हैं, तो कैसा रहा मनी कंस्टेंट वगैरह, कैसा रहा बैकग्राउंड, थोड़ा मेंशन करें आप। जी सर, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन है। सर, शुरुआत से ही हमारे घर में पढ़ाई का माहौल रहा। माता पिता ने पढ़ाई पे बहुत जोर डाला कि अच्छी जगह से पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉन्वेंट से पढ़ाई की, तो पापा मम्मी ने हमेशा कोशिश की कि हम अच्छे स्कूल से ही पढ़ें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जैसे कि जब का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ तो किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, मतलब कि सिलेबस पहला था? जी सर। PYQs वगैरह क्या सीन रहा? जी सर, पहले तो मैंने सिलेबस देखा अच्छे से कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और उसके बाद मैंने PYQ देखा। उसके लिए भी गूगल का ही इस्तेमाल किया मैंने अच्छे से। उन्होंने यूट्यूब पे सब सिलेबस समझा देते हैं, मैंने सिलेबस देखा
और फिर PYQs भी समझ आने लगे कि हाँ ठीक है, करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आते हैं, इस बुक को इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सब्जेक्ट निकल सकता है। तो मैंने अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरा इसी को एनालाइज करने में निकाल दिया कि कैसे क्या करना है। और फाइनल ईयर से जब मैं निकली कॉलेज से तो NCERT को उठाया। NCERT को मुझे लगता है 2 महीने मुझे लगे होंगे 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा था NCERT। अच्छा, स्पीड में पढ़ा था तो समझ में आ रहा था कि जी मतलब सर, हाँ। लोग बताते हैं कि 6-6 महीने NCERT पढ़ने होंगे और आपने 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। तो सर जैसे मेरा था कि मैं स्कूल से कुछ ही साल पहले आई थी। मेरा तो नॉटर डेम में आपका 12th ही subjects? मेरा 2019 में ओवर हुआ था, तो ज़्यादा पुराना था नहीं मेरे लिए सब कुछ पढ़ना, नया ही सब लग रहा था, 5 साल पुराना ही सारा पढ़ाई था। तो जल्दी जल्दी पढ़ते चली गई और समझ में भी आते चला गया। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, आपने बताया कहीं से कोचिंग लिया था, फिर कोचिंग भी आपने छोड़ दिया, है ना? तो क्यों कोचिंग छोड़ा आपने, और कोचिंग लिया था फिर छोड़ा क्यों, इसके पीछे क्या कारण था? सर जैसे मैंने एडमिशन फाउंडेशन कोर्स में लिया था तो जुलाई के मंथ में लिया था। और जैसे हमें पता है कि 68 का नोटिफिकेशन नवंबर के टाइम पे आ गया था और वहाँ पे प्रीलिम्स पढ़ाया जा रहा था। तो सर मैंने प्रीलिम्स की पढ़ाई की और प्रीलिम्स बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाया गया, साइंस मैंने वहीं से कवर किया था। तो उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स निकल गया तो वहाँ पे प्रीलिम्स की ही तब भी पढ़ाई हो रही थी। तो मैंने कोशिश किया कुछ दिन जाके करने का, पर मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस सब साथ में कर पाना नहीं था और 45 दिन के अंदर हमारा मेंस का एग्ज़ाम भी था। तो सर मैं घर से ही अपने नोट्स बनाए, वहाँ के एक टीचर से मैं हेल्प ली कि कैसे करूँ, और उन्होंने मुझे शेड्यूल पूरा समझाया कि आप खुद से ही आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और उस टाइम मुझे लगा भी कि अब खुद से ही करना पड़ेगा। तो सर मैंने घर पे अपने नोट्स बनाए हिस्ट्री के लिए। कोचिंग से पुराने स्टूडेंट्स जो थे उनके नोट्स मैं ली जो उन्होंने क्लास किया था और उन्हें मैं घर पे पढ़ती थी। और वैल्यूडेशन के लिए तो हमारे पास जो मैगजीन्स है उन्हें मैं। आपकी एज कितनी है? जैसे कि आपने मुझे मेल किया था तो उसमें बताया कि एज मेरी 21 मतलब ईयर है, कितना है थोड़ा बताएं आप। फॉर्म जब आया था कितनी साल आपकी, कितने सर साल मैंने की जब थी? फॉर्म डाला था मतलब कि 1 अगस्त 2022 के हिसाब से मेरी एज 21 ईयर्स 4 मंथ्स थी उस टाइम। तो मैं सिर्फ 21 ईयर्स के पोस्ट के लिए ही एलिजिबल थी, लेवल 9 के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी। ये क्वेश्चन मुझसे हर जगह मॉक में पूछा गया कि आपने लेवल 9 की पोस्ट क्यों नहीं डाली थी। ओके, जैसे कि प्रीलिम्स की बात करी जाए तो जब आपने डिसाइड करा कि अब हमें BPSC की तैयारी करना है, तो ऐसे आपने बताया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर में आप सिलेबस वगैरह देख रही थी, सारा चीज़ कर रही थी। कंटेंट के लेवल पर हम बात करें तो क्या था वो, किस तरीके का कंटेंट था? NCERT वगैरह जैसे आपने बताया कि हमने पढ़ा था, तो क्या थोड़ा बताएं आप कि किस तरीके का कंटेंट आप फॉलो की, स्टार्टिंग के समय में बताएं आप। जी सर, सर पहले तो मैंने गूगल यूट्यूब बहुत देखा। सब टॉपर्स एक ही चीज़ बोलते थे कि NCERT तो पढ़ना ही है। तो NCERT, लेकिन उस समय UPSC के लिए बोलते थे लोग, BPSC के लिए बड़ा कम सजेस्ट करते थे। सर मैं UPSC की वीडियोस देखती थी और उसको BPSC के साथ थोड़ा मर्ज कर करके पढ़ लेती थी क्योंकि BPSC में यही है कि आपको बिहार स्पेशल थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी UPSC वाले ही सब बुक्स जो रहते हैं वही पढ़ना होता है। तो सर मैं वीडियोस देखती थी और सब टॉपर्स BPSC मतलब NCERT ही बोलते थे। तो मुझे लगा नहीं, NCERT ही कुछ है जिससे हमें स्टार्ट करना है। तो सर मैंने धीरे धीरे करके NCERTs मंगाई, एक ही बार में सारी NCERTs मार्केट से नहीं मंगवा ली। नया कि पुराना, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कौन सा आपने फॉलो किया? सर हिस्ट्री के लिए मैंने पुरानी यूज़ की थी और ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नए वाली जो आती है वो। हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि पुरानी वाली बहुत अच्छी है, एक बार वो पढ़ लिया जाए तो और कोई साथ में बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बुक्स हैं जिसपे आप NCERT पढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक बताएं आप, बुक लिस्ट वगैरह किस टाइप का था? साइंस के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स मतलब जो मैंने क्लास नोट्स बनाए थे। कौन सा क्लास नोट्स, कहाँ से? वो कोचिंग का? जी सर, कोचिंग का जो क्लास नोट्स वहाँ पढ़ाया गया था उसे मैंने प्रेफर किया। और हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ा था और पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत जो सब कहते हैं उसे मैंने रेफ़र किया था। इकोनॉमी, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था तो मैंने ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे किया। इकोनॉमी मेरा ठीक था। इकोनॉमी आपका ठीक था, इकोनॉमिक्स। तो ये बताएं कि इकोनॉमिक्स कैसे आपका ठीक था? आपने कॉलेज में चूंकि पढ़ा था, अगर कोई एस्पिरेंट है जो फ्रेशर है बिल्कुल और उसका बैकग्राउंड जो है कि वो नहीं है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट, तो वो कैसे इकोनॉमिक्स को अच्छा कर सकता है? कुछ रिसोर्सेस मेंशन करें आप तो। जी सर, मैंने NCERT पढ़ी है इकोनॉमिक्स के लिए। सर वो वेल एंड गुड है, वो बहुत अच्छी है। मैंने इंटरव्यू के टाइम भी NCERT को ही डिवाइस माइक्रो और मैक्रो? सर मैक्रो से हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो की बुक काफ़ी है और 11th वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें।
ओके, जियोग्राफी के लिए आपने कौन सा स्टैंडर्ड वो बुक लिया था? सर स्टैंडर्ड बुक मैंने ज्योग्राफी के लिए नहीं लिया था। 6 to 12, 11-12 की सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बीपीएससी के लिए। हाँ, बिहार करंट अफेयर की बात करी जाए और बिहार का स्टैटिक जो पार्ट है, अब तो हालांकि कम थोड़ा वेटेज आ रहा है उसमें, तो वो कहाँ से कवर करे एस्पिरेंट? सर मैंने बिहार समग्र केबीसी नानो की जो बुक आती है मैंने वहाँ से कवर किया था अपने लिए। हाँ, और करंट में और करंट के लिए सर आप मैगजीन, अगर बिहार स्पेशल की कोई मैगजीन लेते हैं तो उसमें एक करंट सेक्शन बिहार का रहता है, तो मेरा तो उसी से कवर हो जाता था। और प्लस यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत अवेलेबल है। कौन सा मैगजीन आप लेते थे? सर मेरा तो कोचिंग का जो मैगजीन था मैं उसी से पढ़ती थी। Okay. उसमें बिहार स्पेशल रहता था। कुछ आप जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेस बड़ा इम्फेसिस आप डाल रहे हो, जैसे गूगल, यूट्यूब, बहुत बार आपने जिक्र किया, तो कुछ बताएं वेबसाइट्स वगैरह, चैनल वगैरह जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिली है? सर बहुत सारी हैं, जैसे यूपीएससी की ही बहुत आई हुई है आजकल। मैंने आंसर राइटिंग दृष्टि आईएएस के वेबसाइट से किया था, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ से मैं लिखती थी। और स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए तो सर आपका चैनल स्टूडेंट्स विंडो सर इंटरव्यू के टाइम तो मैंने आप ही का वीडियो पूरा देखा, बहुत हेल्प मिला था उस पे से कि आप कैंडिडेट्स का लेते थे और पूरा पता चलता था कि क्या पूछा जा रहा है अंदर, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता था। सर बहुत सारी हैं यूपीएससी के ही जो वेबसाइट्स हैं, आप उन्हें अच्छे से अगर यूज़ किया जाए बीपीएससी के लिए तो अच्छे से किया जा सकता है। और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे मेंशन करें अपना जो सर मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेलीग्राम चैनल्स को किया था। और नाम बताएं, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग वालों का नाम ले सकते हैं, कोई सर मैंने परफेक्शन आईएएस चैनल का यूज़ किया था और धनंजय आईएएस इंस्टीट्यूट पे भी मैं देखती थी क्या क्या कंटेंट आ रहा है। पेरुसल जीएस नाम का भी एक चैनल है सर, और द सिविल्स नाम का भी एक चैनल है जिसे मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम यूज़ किया था। ओके, मेरा एक सवाल है, मतलब कि एस्पिरेंट का बेसिकली सवाल है, जो स्टैटिक पार्ट है वो तो डिफाइन है सिलेबस में एक तरीके से, जिसको डिकोड करके सब टॉपिक में करके एस्पिरेंट आसानी से समझ लेता है, लेकिन जो करेंट वाला पार्ट है वो करेंट वाला पार्ट में कहीं कोई डिफाइन नहीं किया गया, कहाँ से करेंट आया किस तरीके से, तो कुछ इंटेलिजेंस गेस होते हैं, तो इंटेलिजेंस गेस कैसे एस्पिरेंट करे कि हाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो किस तरीके से वो काम करता है, आपने कैसे किया था इंटेलिजेंस गेस वाला बेसिकली ये बात बताएं? जी सर, जैसे एक तो प्रीलिम की तरफ से हम लोग लेके चलते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ही न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवर किया जा रहा है, फ्रंट पेज पे कवर किया जा रहा है, एडिटोरियल पे कवर किया जा रहा है, एक्सप्लेन्ड पेज पे कवर किया जा रहा है, तो मतलब वो समझ जाना है लगातार वो न्यूज आ रहा है, वो लगातार एक वीक से आ रहा है, तो वो समझ जाना है कि वो इम्पोर्टेंट है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से चलना है हमें, तो हमें पूरा न्यूज़पेपर नहीं लिख देना है नोट्स के नाम पे, आप उसमें से देख लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। मेरा हार्डली एक आधे पेज का नोट्स बनता था हर दिन न्यूज़पेपर से, जिसे मैं मेंस इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते थे? जी सर, इंडियन एक्सप्रेस में स्टार्टिंग से पढ़ रही थी। और सर एक और ये कर सकते हैं कि जिस टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसे कट करके उस पेज पे लगा देती थी कि जब मैं बुक पढ़ूं, जी सर, जब बुक पढ़ूं तो वो न्यूज़ मुझे दिख जाए और मुझे पता चले कि हाँ इसमें एक करंट का एक न्यूज़ है, तो ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। और सर पीआईबी का मैंने बहुत हेल्प लिया था इस टाइम, मेरे मेंस के टाइम पे, गवर्नमेंट वेबसाइट। तो आप जो बता रही कि आप पेस्ट कर देती थी वो न्यूज कट करके, तो बुक में करती थी कि नोट्स में करती थी? सर दोनों जगह करती थी। अगर उस चीज़ का मेरे पास नोट्स नहीं है या गवर्नर का कुछ आया है तो पॉलिटी के तो बुक ही एक नोट्स है एम लक्ष्मीकांत, तो मैं बुक में डालती थी। और रहा सवाल मेरे नोट्स का, तो कुछ करंट में कुछ चल रहा है, कभी कभी हिस्ट्री का भी कुछ न्यूज़ आ जाता था, तो मैं उस चीज़ को लिख के अपने नोट्स में डाल देती थी। आईआर का कुछ चल रहा है तो मैं उसे लिख के या पेपर का कटिंग करके उस पेज पे डाल देती थी कि ये करंट का अगर मैं आंसर में डालूंगी तो थोड़ा सा यूनिक लगेगा मेरा आंसर, क्योंकि बाकी सब तो सेम लिखने वाले हैं, आप कुछ करंट का डालिएगा तभी आपका आंसर थोड़ा सा हट के लगेगा। तो जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे जुड़े हुए सारे इशू कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बर्निंग है ना, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन कुछ रिलेटेड। जी सर, आ सकता है, क्योंकि इस बार मणिपुर पूछ लिया गया था 69 में। हाँ, तो मतलब ऐसा पूछ सकता है। ओके, जैसे कि आपने नोट्स का नाम लिया, नोट्स कैसे बनाती थी आप? जैसे कि कितने रीडिंग के बाद नोट्स बनाया जाए? बहुत लोग सजेस्ट करते हैं 2 रीडिंग के बाद, कोई कहता है 1 रीडिंग के बाद। और एनसीईआरटी का नोट्स आपने बनाया था या फिर नहीं बनाया था, या फिर सिर्फ स्टैंडर्ड बुक का नोट्स आपने बनाया था? और नोट्स बनाने का आपका बेसिकली स्टाइल किस तरीके का था? जी सर एनसीईआरटी मैंने एक बार रीड किया, दूसरी बार मैं उस पर हाईलाइटर लगा दिया और तीसरी बार में मैं बस वो हाईलाइटेड पार्ट्स को पढ़ लेती थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बनाए हैं। दूसरा सवाल रहा कि स्टैंडर्ड बुक से बनाए कि नहीं। एम लक्ष्मीकांत तो हमारा नोट्स के रूप में ही है, तो उससे बनाने की जरूरत एम लक्ष्मीकांत नोट्स के रूप में है, मतलब सारा टॉपिक लगता है इंपॉर्टेंट है, तो नहीं है सर,
मतलब जैसे उसमें कुछ फैक्चुअल रहा तो उसे मैं हाईलाइट कर लेती जी। थी। बाकी मेंस के लिए तो मुझे लगता है कि वो बुक बहुत कंसाइज वे में लिखी गई है, वो मोटी हो गई है क्योंकि उसमें चैप्टर्स बहुत सारे एडेड है। पढ़ना तो सारा नहीं है बीपीएससी के लिए, पर वो बहुत अच्छे से बुक लिखी गई है और मैंने नोट्स मतलब नहीं बनाए थे उस बुक से। और सर हिस्ट्री के लिए मैंने बोला कि बिपिन चंद्रा में पढ़ी थी, तो उसमें वो तो पूरे नॉवेल फॉर्म में है, तो मुझे सर उसका नोट्स बनाना पड़ा था और मैंने नोट्स बनाया भी था। किस तरीके से बनाते थे? पिक्चोरियल, डायग्राम वगैरह करके, बुलेट पॉइंट, थोड़ा बताएं, पैराग्राफ थोड़ा मैंने डिटेल में बताएं, स्टूडेंट जानना चाहते हैं नोट्स जी कैसा सर। होता है। सर मैं हर तरीके से अपने नोट्स बनाती थी, जिस तरीके से मुझे समझ आ जाए। कहीं पे कोई डायग्राम में कर दिया या कहीं छोटे से में ही लिख दिया साइड में। बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं एक एक पेज छोड़ दिया करती थी हर चैप्टर के नोट्स के बाद, कि बाद में वहाँ ऐड ऑन करूंगी, या पीवाईक्यू में कोई नया क्वेश्चन मिला तो वो वहाँ लिख दूंगी। तो सर जिस तरीके से एस्पिरेंट को समझ आ जाए उन्हें उस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। मुझे रिटन में और थोड़ा थोड़ा पिक्टोरियल में समझ आता था तो मैं वैसे बना देती थी अपने नोट्स। आप जो नोट्स बनाती थी, रिवीजन आपका किस तरीके से होता था? जैसे कितने दिनों के बाद, जैसे आज कोई टॉपिक आपने पढ़ा, कितने दिनों बाद रिवाइज करती थी आप, ताकि ज़्यादा समय तक हम मतलब एक तरीके से परमानेंट हो सके माइंड में वो कोई टॉपिक है? वो क्या तरीका होता था रिवीजन का बेसिकली? जी सर, जैसे मैंने जैसे बताया कि मैं न्यूज़पेपर का बनाती थी, ज़्यादा तो मैं लिखती नहीं थी न्यूज़पेपर से, क्योंकि रोज़ तो एक ही न्यूज़ कवर होता था। तो कोई टॉपिक लिखा, अंडरलाइन किया, आधा पेज का बनाया, मैं जानबूझ के अपने नोट्स थोड़ा छोटा छोटा ही बनाती थी कि संडे को जब रिवाइज कर रही हूँ तो ज़्यादा ना करना पड़े। नहीं तो अगर पन्ना देखूंगी कि ज़्यादा है, पेजेस ज़्यादा है, तो मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन का वो जो आदत है वो होता ही है। तो फिर सर मैं थोड़ा नोट्स ही बनाती थी पेपर से, और उसे संडे को हर बार देख लेती, क्योंकि संडे को बहुत कम न्यूज़ आता है तो पेपर से ज़्यादा कुछ उस दिन करना नहीं रहता है। और रहा सवाल अपने नोट्स का, तो सर मैं पढ़ती थी उन्हें। जैसे एक महीना मैंने हिस्ट्री को दिया नोट्स को, तो अगले महीने में अच्छे से पॉलिटी करती थी, फिर साइंस करती थी, फिर वापस वो सब नोट्स पे आती थी। या बीच में कोई टेस्ट सीरीज लगा लिया तो वापस अपने नोट्स पे जाती भी थी देखने कि मैंने क्या लिखा है, गलती क्या हो गई मेरे से यहाँ पे। तो जी सर, तो फिर देखती थी कि हाँ ये नोट्स में था तो ये मेरी गलती है, नोट्स में होते हुए भी मैंने गलती कर दिया तो वो मेरी गलती है। अगर वो नोट्स में नहीं है तो फिर मैं वहाँ लिख देती थी, नोट कर लेती थी, है ना? तो कितने घंटे पढ़ लेती थी आप मोटा मोटी? जी सर, ये क्वेश्चन हाँ, पढ़ाई कितना घंटे होता था? बहुत ज़्यादा पढ़ाकू मतलब थी कि, या फिर कम समय पढ़ के स्मार्टली पढ़ती थी? होता है ना कि बहुत कम समय हम पढ़ते हैं और स्मार्टली हम पढ़ रहे हैं, कि हमारे पास जैसे कि होता है कि हमें सीखने की लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी। तो आप किस कैटेगरी में हो? बहुत हार्ड वर्किंग वाले में हो या फिर स्मार्ट वाले में हो? सर मैं अपने आप को स्मार्ट वाले में गिनती हूँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे मेरे तो क्लासेस भी थे प्रीलिम्स के टाइम, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ से 4-5 घंटे होने के बाद मैं रात में पढ़ती थी, क्योंकि मेरा क्लासेस दोपहर में था तो मैं शाम तक हो जाता था आते आते। रात में अगर 4-5 घंटे अगर मैंने दिए तो मैं सुबह उठती थी फिर क्लासेस जाती थी। यही रूटीन था मेरा प्रीलिम्स के टाइम। मेंस के टाइम तो मैंने घर से ही पढ़ाई की, तो मेंस के टाइम मैं सुबह 7 बजे बैठती थी और रात के 1 बजे तक, मतलब बीच में ब्रेक करके लगभग मेंस के टाइम मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है। 10-12 और धीरे धीरे जब तक एग्जाम आते गया मेरे प्रिपरेशन हो मतलब लगभग फिनिशिंग मोड पे थी, तो 8 से 10 घंटे ही लगते थे मुझे रोज रिवाइज करने में। ओके, आप सिंपल ग्रेजुएट हो, जब आप इस फील्ड में आई तो आप देखती होंगी कि सोशल मीडिया पे चाहे न्यूज़ में कहीं भी जो सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में, उनका बैकग्राउंड बीटेक रहा है, मतलब कि नॉन ह्यूमैनिटीज नॉन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। कभी डर वगैरह लगा था कि अरे हम लोग का होगा कि नहीं होगा? ऐसा कुछ था कभी ख्याल वगैरह? सर देखती तो थी कि बहुत सारे बीटेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, नॉन ह्यूमैनिटीज हैं। सर डर टाइप का नहीं लगा, क्योंकि सर लगता था कि मैं भी वही कर रही हूँ जो वो करने आए हैं, वो भी तो वही बुक्स पढ़ेंगे जो मैं पढ़ूंगी। ऐसा तो नहीं है कि उनको एग्जाम में उनके बीटेक का क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, बहुत बड़ी बात कह रही है ये। पूछा जाएगा। तो आ तो गए हम दोनों सेम ही लेवल पे ना वापस। तो सर उतना और इसमें कहीं ना कहीं आर्ट्स ह्यूमैनिटी वालों को फायदा है नॉन बीटेक वाले से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी वही है। लेकिन डर बहुत है, तो इस डर को थोड़ा कम कर सकती हैं कि डरते हैं जो एस्पिरेंट, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर वही है कि डरना नहीं है, आखिर में प्रीलिम मेंस सब एक ही देने वाले हैं, सबको हिस्ट्री लिखना है, पॉलिटी लिखना है, इकोनॉमी लिखना है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग सब्जेक्ट्स होंगे, आपके लिए कुछ अलग सब्जेक्ट्स होंगे, या पेपर अलग अलग बन के आएगा दोनों के लिए। आखिर में आप दोनों बस इतना मान लीजिए कि उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, आपने बीए किया, उन्होंने बीटेक किया है, बस पढ़ना तो दोनों को सेम ही चीज़ है। एनसीईआरटी वो भी पढ़ेंगे। जी, आपने 69th मेंस भी दिया है? जी सर मैंने 68th में आप सेलेक्ट हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट, 69th में मेंस लिखा। तो आप किस तरीके से आप देखती हैं मेंस को? कि अपने, अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा इसको एनालिसिस करें कि मेंस का जो पेपर किस तरीके से
बना रहे हैं बीपीएससी, तो कैसे आप उसको बताना चाहोगे? जी सर, अब तो करंट चेंजेज क्या है बेसिकली कहा जाए तो? करंट ओरिएंटेड देखा जा रहा है कि ज़्यादा पूछा जा रहा है। 68 में पूछा गया था, 69 में तो और करंट बेस्ड कर दिया गया एग्ज़ाम को। तो और सर अब आर्ट की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। मैंने अपने 69 के प्रिपरेशन में जो मैं 68 में नहीं कर पाई थी, मैंने आर्ट एंड कल्चर की किताब 69 के मेंस के टाइम पढ़ी थी। तो अब एक आर्ट की भी बुक पढ़नी पड़ेगी, मैंने एनसीईआरटी की पढ़ी थी। और दूसरा कि करंट अफेयर्स से रिलेट करके अब मेंस के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईआर या सीए वाला जो पार्ट आता है उसके लिए, हर टॉपिक के लिए। जैसे पॉलिटी में भी अब पूछ देते हैं, बहुत सारे इशू हो रहे हैं। इकोनॉमी में अब तो शॉर्ट आते हैं, वो आराम से पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए सर करंट लेके चलना पड़ेगा, मेंस में ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा आप कोई एग्जांपल देकर बता सकते हैं कि जैसे कोई स्टैटिक और करंट कैसे रिलेट करे इसके लिए? जैसे सर एक क्वेश्चन आया था हमारे मेंस के टाइम पे, उसमें पूछा गया था, ग्लोबल वेज रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ गया था। अब इस पे तो सब शॉक हो गए थे कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया मेंस में। तो मैंने वर्ड्स को पकड़ा, मैंने भी करंट अफेयर में नहीं पढ़ा था, मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। मैंने वर्ड को पकड़ा, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। वेज से क्या, इकोनॉमी मैंने पढ़ा था तो मैं समझ गई थी कि वेज है तो ये लेबर से रिलेटेड ही है। और मैंने मेरा जितना नॉलेज था उस हिसाब से मैंने लिखा। वहाँ पैरामीटर्स पूछा गया था कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। तो लेबर और वेज के बीच का जो पैरामीटर है वो क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस हो सकता है। तो सर मैंने मेरी जो समझ थी अपनी इकोनॉमी से जो समझ ली थी उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन फ्रेम। और जो करंट में कोई डेटा वगैरह उसको अपने ऐड किया? जी सर, आराम से लिख सकते हैं। इंडिया में जो आपने कुछ लेबर का डेटा पढ़ा तो आप उसे वहाँ डाल दीजिए, वेजेस वगैरह को लेकर, है ना? ओके। सो अब मेंस के हम कंटेंट के बारे में बात करें, बुक लिस्ट वगैरह क्या था आपके? प्रीलिम्स वाले ही थे या फिर कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपने ऐड किया था? प्रीलिम्स वाले ही थे सर। तो प्रीलिम्स में मैंने साइंस के लिए अपने नोट्स यूज़ किए थे जो मैंने क्लास में बनाए थे। एनसीईआरटी के बाद के बता रही हूँ, कम बस सारे लोग जानते हैं इसमें कुछ। जैसे साइंस टेक के बारे आप बता दें, साइंस टेक में कौन सा ज़्यादा आपने यूज किया था? साइंस टेक के लिए मैंने क्लास नोट्स और ज़्यादा से ज़्यादा घटना चक्र बनाया था अपने टाइम पे। घटना चक्र से है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन छूट भी रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा से दिया रहता है कि वो कवर हो जाता है। पीवाईक्यू के लिए घटना चक्र अच्छा है आपके समय? पहले तो लोग नहीं पढ़ते थे, पहले तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पूछने लगे हैं वो, तो अब नहीं लगता है कि अब घटना चक्र काम आएगा। 68 में बहुत काम आया था घटना चक्र। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपने कैसे किया था? जी सर, जो डीआई बोला जाता है। हाँ सर मैंने पीवाईक्यू बनाए थे। पीवाईक्यू से बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो गए थे। और जो क्वेश्चन नहीं समझ आते थे मैं यूट्यूब पे उसके सॉल्यूशंस देख लेती थी। मेंस आंसर राइटिंग की बात करी जाए तो कैसे आप आंसर कब से लिखना स्टार्ट किया आपने? जैसे कि मेंस के कितने दिन पहले, कितने महीने पहले आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया था? सर मैंने अपनी फुल फ्लेजेड पढ़ाई 2022 जुलाई से स्टार्ट कर दी थी। मैं उस टाइम से लिख रही हूँ। मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट की और मैं आंसर राइटिंग कर रही थी। मतलब कोई एक टॉपिक पढ़ा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया, उसे ही लिखने की कोशिश करती थी क्योंकि जितना पढ़ा है वही एनसीईआरटी में पूछता है, तो उसे ही लिखने की कोशिश करती थी कि जो पढ़ा है उतना लिख पा रही हूँ या नहीं। और फिर उसके गूगल पे आंसर्स देख लेती थी कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है, मतलब मॉडल आंसर्स वहाँ। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं लिखते हैं, मतलब सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब लिखेंगे, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो अब बात होती है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कब से लिखे? मेरे हिसाब से तो लिखते रहना चाहिए। वही लगता है सबको कि वहाँ पे सीधे लिख देंगे, पढ़ तो लिया है लिखा जाएगा, वहाँ पे नहीं लिखा पाता है। मतलब जब 68 का वो पेपर आया था अनकन्वेंशनल था। 5 मिनट स्टार्टिंग के मेरे हाथ नहीं चले थे क्योंकि क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि जैसे सब जगह मॉक्स में दिखाया जा रहा था कि 4 या 3 ही आएगा शॉर्ट आंसर्स में, अब वहाँ 5 आ गया था। अब लगा कि ख़त्म होगा कि नहीं पेपर, स्पीड भी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये सब शौक वगैरह से बचने के लिए मेंस आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए, घर पे ही लिखते रहना चाहिए, ताकि वहाँ जब लिखे तो लिखते चले जाए। मेरा यही था कि मैंने पेपर जब शुरू किया तो मैं रुकी नहीं कहीं, एकदम लास्ट में जब पेपर लेने का टाइम आया तब वहाँ पे मेरा पेन रुका था। ओके, आपके पूरे प्रिपरेशन की हम बात करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या रहा था पूरे जर्नी में? मतलब कि किस लेवल पे था वो डिफ़िकल्टी? सब्जेक्ट के लेवल पे था, कंटेंट के लेवल पे था, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे था, क्या था वो बताएं आप थोड़ा। सर मेंस के टाइम पे जो समय कम मिला था तो उस टाइम थोड़ा डर गई थी कि कैसे इतने कम समय में मेंस लिख पाऊंगी। जैसे मेरे से इतने अनुभवी लोग हैं जो पेपर देने वाले हैं, पहले से अटेम्प्ट दे रहे हैं। जी सर,
मेरे साथ भी बहुत लोग वहाँ पेपर दिए थे जिन्होंने, तो सब मेरे से बड़े थे वहाँ पे, और मैं तो सबसे छोटी थी वहाँ पे। अच्छा, एग्जाम हॉल में आप डर गई थी? जी सर, वो जो 1 घंटा पहले जो आप बैठते हैं वहाँ पे, तो सबसे बात करते हैं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये है वो है। तो सर जी सर बहुत लगा था, सबने बोला था अरे तुम्हारा तो इतना छोटा, मैं यहाँ पे आ गई तुम। तो वहाँ पे मैंने कहा कि जी दीदी आ गई, प्रीलिम निकल गया तो देने का मौका मिल रहा है। तो तैयारी कैसी है? अच्छा इतना ही पढ़ा है, तो ये भी देख लेना चाहिए था। तो मैंने कहा कि दीदी जितना लिखा है दे के देखती हूँ, फिर दूसरे बार तो आना ही है, दूसरे बार देखा जाएगा। ऐसे के बारे में आप कुछ टिप्स दें एस्पिरेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं, कैसे अब ऐसे आप लोगों ने 68 में पहली बार इंट्रोड्यूस जो आपने दिया, 69 में भी ऐसे दिया आपने, कैसे देखा जाए? यूपीएससी वाला ऐसे को फॉलो करा जाए या फिर जो बीपीएससी के जो भी 2 पेपर हो गए हैं उसमें ही देखा जाए ऐसे को? कुछ कंटेंट के लेवल पे, कुछ रिसोर्सेज के लेवल बताएं आप। जी सर, 68 में हमने देखा था कि यूपीएससी के लेवल के आ गए थे, तो फिर सब स्टूडेंट्स यूपीएससी लेवल के ही एसएस लिखने लग गए। और जब हमने 69 दिया तो देखा कि सब तो जीएस लेवल वाला क्वेश्चन था, वुमेन पे आ गया था, एग्रीकल्चर पे आया था, साइंस एंड टेक पे आ गया था, तो जो जीएस से भी कवर किया जा सकता था, लिखा जा सकता था। तो अब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस आएंगे या सिंपल जो जीएस से बनाया जा सकता है वैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जीएस की तरह लिखना नहीं है उन्हें, ऐसे की तरह लिखना है। वहाँ आंसर नहीं पूछा जा रहा है, आपको अलग अलग डायमेंशन कवर करना पड़ेगा ताकि आपके ऐसे पढ़ने के लिए वो एग्जामिनर जो है वो बाउंड हो जाए कि वो आपका पढ़े जो आपने लिखा है। सिंपल बुकिश लैंग्वेज लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये पढ़ा पढ़ाया बस लिखा हुआ है। तो डायमेंशंस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। रिसोर्सेज के लेके चला जाए तो सर मैंने 68 में रिसोर्सेज का नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। ऐसे लिखा होगा आपने ना? सर मैंने पहला ऐसे उसी दिन लिखा। अच्छा, उसी दिन? अच्छा जी सर। तो मैंने ऐसे वहीं जाके लिखा था, पर ये था कि मैं स्कूल टाइम से मेरा लिटरेचर अच्छा रहा था, लिखने की शैली अच्छी थी, तो बहुत अच्छे से लिख पाई। और मैं एक दिन पहले यूट्यूब पे यूपीएससी के में कैसे लिखा जाता है ऐसे आंसर कॉपी वगैरह आपने देखा वगैरह मैं देख ली कि कैसे लिखते हैं। बस यही था कि सजेस्ट करते थे यूपीएससी टॉपर्स कि आप डायमेंशंस अच्छे से कवर कीजिएगा, डायमेंशन जितना लिख सकते हैं। क्या डायमेंशंस होना चाहिए आप थोड़ा बताएं? जी सर, जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन डाल सकते हैं, इकोनॉमिकल डाल सकते हैं, हिस्टोरिकल, मैथोलॉजिकल, ये सब मैं कोशिश करती थी कि किसी तरह इन सब के एग्जाम्पल्स डालूं ताकि जब एग्जामिनर वो पढ़े तो उन्हें अच्छा लगे कि इतना भी सोचा जा सकता है इस टॉपिक के बारे में। तो सर यही सब का नतीजा है, मुझे 170 आए थे ऐसे में। ओके, अब जो टाइम बचा हुआ है करीब 7.5 महीने का आसपास, 30 सितंबर के पहले का जो भी समय बचा हुआ है, अब आपसे मैं पूछी कोई 2-3 टिप्स आप क्या एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे जो कि उनको करना ही करना है अपने प्री के लिए, या फिर जो पूरे भी मेंस वगैरह जो भी बचा हुआ है उसके लिए क्या करें एस्पिरेंट? अभी तो टाइम है सर, अभी तो फरवरी के मंथ में है हम सब, तो आराम से एनसीईआरटी को उठाएं और एनसीईआरटी को पढ़ जाएं, क्योंकि हम लोग 69 में देखा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बुक से ही आए थे और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था बुक से सीधे। तो एनसीईआरटी को ये नहीं कि वो लोअर लेवल की किताबें हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, हमने ये भी देखा है। तो उसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पहला सजेशन यही। दूसरा कि आंसर राइटिंग करना है, अगर कुछ नहीं भी आता है तो जो मॉडल आंसर है उन्हें ही पढ़ के अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें। कि वेबसाइट्स पे तो बस आंसर लिखा रहता है, आप उसमें डायमेंशन डाल सकते हैं कि कहाँ पे मैं फ्लो चार्ट डाल दूँ, कहाँ पे कोई ड्राइंग डाल दूँ, कहाँ पे एक मैप डाला जा सकता है। ये सबसे दिमाग खुलता है कि कहाँ पे एक आंसर में यूनिकनेस लाया जा सकता है। तीसरा कि हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए सर, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, रात भर पढ़ना। तो ऐसा टाइमिंग बनाए कि बॉडी उस चीज़ से अकस्टम हो जाए और बॉडी खुद चाहे कि अब पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं, आधे 1-2 एक्सपीरियंस हैं मैंने देखा है कि आधे टाइम बीमार ही रहते हैं। अच्छा, तो बीमारी का बहाना बना के बोलते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसे एक बहाना ना बनाने दें। इस साल में ये मौका मिला है, अब तो एग्ज़ाम भी फिक्स हो गया है, तो अच्छे से एग्ज़ाम दे और अगले साल तक अच्छा रिजल्ट लाए, पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही डिटेल्स में अपने सारी स्ट्रेटेजी जर्नी अपना बताया। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर किए, चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।